हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज़ में क्लास नंबर 41। इससे पहले मैं 14 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो आपके पीछे की क्लासेस रह गई हैं उनको देख लीजिएगा, क्योंकि जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में मैंने जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से शुरू कराया है। यदि आप सभी क्लासेस को क्रम से देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो संविधान का भाग 5, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय दिया गया है, अध्याय 4, अनुच्छेद 124 से 147 तक। ओके, जिसमें हम 130 से पहले के जो अनुच्छेद हैं वो कर चुके हैं पिछली क्लास में। जो अनुच्छेद 130 है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की सीट दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय की सीट दिल्ली में है। यदि मुख्य न्यायाधीश सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय कहीं भी बैठ सकता है। अनुच्छेद 131, सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र। सर्वोच्च न्यायालय के पास निम्नलिखित विवादों में अन्य मूल अधिकार क्षेत्र हैं। वो कौन कौन से? भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच, भारत सरकार और एक तरफ किसी राज्य या एक राज्य तथा दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों के बीच। ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार क्षेत्र। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच। नेक्स्ट है अनुच्छेद 131 ए, जिसमें 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसने केंद्रीय कानून को वैधता निर्धारित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार प्रदान किया। इसे 43वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 132, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार दिया गया है। संवैधानिक मामले, संवैधानिक मामले में उच्च न्यायालय से अपील के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 133, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार दिया गया है, लेकिन दीवानी जो मामले हैं उनसे संबंधित, यहाँ पर संवैधानिक मामलों से संबंधित। ओके, ये आर्टिकल्स याद रखिएगा। सिविल मामलों जैसे संपत्ति, विवाह, तलाक आदि में दिए गए निर्णयों पर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 134, जिसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार दिए गए हैं आपराधिक मामले से संबंधित। ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अनुच्छेद 135, जिसमें संघीय न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, संघीय न्यायालय की शक्तियां। सुप्रीम कोर्ट संविधान पूर्व कानून के तहत संघीय न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ओके, संघीय न्यायालय की जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 136, जिसमें अपील के लिए विशेष अनुमति दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 137, निर्णयों को समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के निर्णय या आदेशों की समीक्षा कर सकता है। अनुच्छेद 138, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और क्षेत्र का विस्तार दिया गया है। संसद कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है। ओके, नेक्स्ट अनुच्छेद 139, जिसमें कुछ रिट जारी करने की शक्तियां दी गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, और वो 5 रिट होती हैं। ओके, जिसको हम पिछले क्लासेस में करा चुके हैं। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपके पीछे की क्लासेस हैं उनको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ये मिडाइवल हिस्ट्री में है, तुगलक वंश। ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हैं मिडाइवल हिस्ट्री में तुगलक वंश, तो जो 1320 से 1414 तक रहता है। ओके, और ये दिल्ली सल्तनत पर तीसरा वंश था जिसने शासन किया। सबसे पहले आया गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, अब क्या है? तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक ये 1320 से 1325 ईस्वी तक रहता है। खिलजी वंश के अंतिम राजा, जिसका नाम खुसरो खान होता है, उसको तुगलकाबाद शहर और तुगलकाबाद किला बनवाया था इसने। इसकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई और उनके बेटे जौना, ओके, यहाँ पर जौना होगा, उगुल खां मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि लेकर सिंहासन को संभाला।
खिलजी वंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम क्या था? खुसरो खां। ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। फिर उसके बाद आता है मोहम्मद तुगलक, जो 1325 से 1351 ईस्वी तक रहता है। इसका साम्राज्य सबसे बड़ा था। मोरक्को से आए यात्री जिसका नाम इब्न बतूता, ये मोहम्मद तुगलक के समय आया था। इससे मुलाकात की और रहला नामक पुस्तक लिखी। इसने किसने? तो इब्न बतूता ने। ध्यान रखिएगा, अपनी असफल नीतियों के कारण इसे सबसे बुद्धिमान मूर्ख भी कहा जाता है। इसने 1325 ईस्वी में दोआब क्षेत्र में कर बढ़ाए ताकि अपनी परियोजनाओं, विशेष कर बड़ी सेना के लिए धन जुटा सके। ओके, ये ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता वाला ये इसी के समय आया था। उसकी सफल नीतियां क्या क्या थीं? तो 1329 में इसने टोकन यानी कि कांस्य मुद्रा शुरू की जिसका मूल्य अधिक था। 1329 ईस्वी में ही खुरासान अभियान चलाया। 1330 ईस्वी में कराची अभियान चलाया गया था। प्रशासनिक नियुक्तियां। मोहम्मद बिन तुगलक ने विशेष पृष्ठभूमि के लोगों को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया। गयासुद्दीन वर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही, ध्यान रखिएगा ये वर्नी की पुस्तक है, तारीख ए फिरोजशाही में इसका उल्लेख किया है। इसने एक कृषि विभाग स्थापित किया, दीवान ए कोही जिसे कहा जाता है। इसने जहां पन्हा शहर का निर्माण भी कराया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। पेशा। उनसे संबंधित व्यक्ति। शराब निर्माता को अजीज खंबर कहा जाता था। नाई फिरोज को क्या कहा जाता था? तो हज्जाम। और रसोइया को मक्का तवाक कहा जाता था। माली को लागा और पीरा। ध्यान रखिएगा। ओके, जो पेशे से संबंधित व्यक्ति थे। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक, ये 1351 से 1388 ईस्वी तक रहता है। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक कुरान में उल्लिखित 4 कर लागू किए इसने। किसने? तो जो फिरोज शाह तुगलक था। खराज उत्पादन यानी कि 1/10 भूमि कर इसने चलाया था। जकात संपत्ति का पर कर 2%। जजिया जो गैर मुसलमानों पर था, ये फिरोज शाह तुगलक ने भी इस कर को लागू किया था। खमस युद्ध के जो युद्ध में जो प्राप्त लूट से प्राप्त जो हुआ करता था, जो लुटेरे हुआ करते थे, उन पर 1/5 कर लगाया गया। ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको बताना है जजिया कर सर्वप्रथम किसने लागू किया था? दिल्ली सल्तनत में बेगमपुरी मस्जिद, इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। सैनिकों को नगद वेतन के बजाय गांवों की भूमि का राजस्व दिया जाता था। नगद वेतन की जगह क्या दिया जाता था? जो गांव की जो भूमि थी उसका राजस्व। इसके द्वारा कई नगरों की मरम्मत की गई थी। इसके द्वारा सिंचाई कर, जल कर लगाया गया। इसने नए शहर जैसे फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर। फिरोजाबाद भारत का पहला सुल्तान था जो इसके नाम पर ये शहरों के निर्माण हुए। जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों को फारसी अनुवाद में शुरू किया था। ध्यान रखिएगा, किसने? तो जो ये तुगलक था। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह यानी कि जो फिरोज शाह था, इसने क्या किया था? जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका फारसी में अनुवाद किया था। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नया विभाग। दीवान एक खैरात गरीबों और जरूरतमंदों के लिए था। दीवान एक वंदगान था जो दासों के लिए विभाग था। ओके, ये भी इसी ने शुरू कराया था। इसके शासनकाल में एकता प्रथा वंशानुगत बन गई थी और इसने जजिया कर को एक अलग कर के रूप में एकत्र किया था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा। ओके, जो जजिया का ये एकता जो प्रथा थी वो वंशानुगत किसके समय? फिरोज शाह तुगलक के समय। ध्यान रखिएगा। ओके, और तैमूर का आक्रमण ये 1398 में हुआ था। ये मंगोलियाई थे जिन्होंने तैमूर पर आक्रमण किया था। तुगलक वंश के अंतिम शासक महमूद शाह तुगलक के समय आक्रमण हुआ था। ध्यान रखिएगा, जो
संस्थापक वंश के संस्थापक और अंतिम शासक पूछ लिए जाते हैं। तो जो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह तुगलक इनका नाम ध्यान रखेगा। ओके, और इन्हीं के समय तैमूर पर आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट ये ज्योग्राफी में है, ये हमारा हो जाता है, ठीक है, तुगलक वंश। अब इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये ज्योग्राफी में है कृषि क्रांति के विभिन्न प्रकार। ओके, ये क्रांतियों से क्वेश्चन बन जाते हैं। हरित क्रांति सबसे पहले मैक्सिको और लैटिन अमेरिका में शुरू हुई 1940 से 1960 तक, ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति शब्द को विलियम एम्स गॉड ने दिया था। हरित क्रांति के जनक विश्व में नॉर्मन वो लोग हैं, ध्यान रखिएगा, जो कहाँ के, यूएसए अमेरिका के। उन्हें गेहूं की उपज देने वाली किस्म HYV ओके के विकास में उनके कार्य के लिए 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। ओके, किसको, तो नॉर्मन वोरलॉन्ग को। ओके, हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है, तो MS स्वामीनाथन। 2024 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। HYV का पूरा नाम है हाई यील्डिंग वैरायटीज, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के चरण। ये जो हरित क्रांति थी, इसके 2 चरण शुरू हुए थे। पहला चरण समय अवधि क्या थी, तो 1960 से 1970 के मध्य। पहला चरण जब वह उच्च उपज वाली बीज से HYV का उपयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे समृद्ध राज्यों तक सीमित था। यह चावल और गेहूं तक ही सीमित था, जो पहला चरण था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना की गई थी। जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी ने भारत में हरित क्रांति की प्रगति को चिन्हित करने के लिए गेहूं क्रांति नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया। किसने, तो इंदिरा गांधी ने, ध्यान रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। नेक्स्ट इधर, हाँ, ये जो इस योजना का जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसी के मूल्य आयोग पर जैसे इसकी स्थापना की गई थी, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। और ओके, और जो मूल्य आयोग है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट IRE यानी कि चमत्कारी चावल। यह चावल की उच्च उपज देने वाली किस्म है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI ने विकसित किया है और जिसे फिलीपींस तथा भारत में पेश किया गया था। गेहूं क्रांति के जनक डॉक्टर डी अथवाल, उन्होंने 1967 में कल्याण सेना के नाम से गेहूं को एक नई किस्म विकसित की थी, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर डी अथवाल ने। दूसरा चरण समय अवधि 1970 से 80 के मध्य। दूसरा चरण वह था जब HYV तकनीक अधिक राज्यों और फसलों तक फैल गई। इस चरण में कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने तथा कृषि में समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। दूसरा चरण खाद्य उत्पादन बढ़ाने और खाद्य आयात पर निर्भरता कम करने में सफल रहा था। हरित क्रांति की कमियां क्या क्या थीं, तो गहन सिंचाई पद्धतियों में कई क्षेत्रों में भूजल स्तर को कम कर दिया गया। रासायनिक उर्वरकों, विशेष रूप से नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों के व्यापक उपयोग के लिए मिट्टी की जो क्षारीयता थी उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे मिट्टी का जो pH स्तर था वो बढ़ गया। इससे बड़े भूस्वामियों वाले किसानों और समृद्ध किसानों तथा छोटे और सीमांत किसानों में असमान रूप से लाभान्वित होने वाले धनी किसानों के बीच असमानता बढ़ गई, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट, किसानों का बड़ा फायदा हुआ जिसके पास जमीन, पूंजी और तकनीक तक पहुंच थी और इससे कई मामलों में तख्तदारों का विस्थापन भी हुआ। ठीक है, जो काश्तकारों, ठीक है, इनका भी जो विस्थापन भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है और नीली क्रांति। ओके, जनक हीरालाल चौधरी, ध्यान रखिएगा, इनके जनक पूछ लिए जाते हैं अरुण कृष्ण। हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्ण, यह मछली उत्पादन और जलीय कृषि को टिकाऊ तरीके से बढ़ाने का एक कार्यक्रम है। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। शुभारंभ 1970 में इसका पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। श्वेत क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड, ये पूछा गया है एग्जाम में।
अमूल के नेतृत्व में पिता वर्गीज कुरियन, इनका नाम ध्यान रखिएगा, श्वेत क्रांति के पिता। इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? आई टू हैड अ ड्रीम, द मैन हु मेड एलिफेंट डांस, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। यह भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए एक डेयरी विकास कार्यक्रम था। श्वेत क्रांति ध्यान रखिएगा। पीली क्रांति पिता कौन है? शैम पित्रोदा, ध्यान रखिएगा, इसे याद भी हो जाएगा। शैम पीली क्रांति से पित्रोदा, ओके। पीली ये शैम हो रहा है लेटर। पीली क्रांति जो थी भारत में एक कृषि कार्यक्रम था जिसने खाद्य तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की थी, ओके। नेक्स्ट है भारत में महत्वपूर्ण कृषि क्रांति दी गई है। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। नीली क्रांति मछली से। भूरी क्रांति ये चमड़ा उद्योग से संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति फल और शहद से। हरित क्रांति खाद्यान्न से। गुलाबी क्रांति प्याज से। और लाल क्रांति मांस या टमाटर से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा से, ध्यान रखिएगा। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन, ओके, जो तिलहन की फसलें होती हैं, ओके। और सदा हरित क्रांति जिसे समग्र विकास क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट ये समग्र विकास से संबंधित है सदा हरित क्रांति। नेक्स्ट विभिन्न प्रकार की कृषि। सब्जी की जो खेती है उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। रेशम पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ओके। और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। मछली पालन को पिशी कल्चर, ओके। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, पिशी कल्चर आधा होगा। फूलों की सजावट फ्लोरिकल्चर। अंगूर की खेती विटीकल्चर, ये बहुत पूछा जाता है। अंगूर की खेती। और इधर क्या है? रेशम पालन। और कौन है? मधुमक्खी, ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पक्षी पालन तो एबी कल्चर, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है जनरल साइंस में ग्रंथियां और हार्मोन्स। ग्रंथियां शरीर के वे अंग हैं जो विशिष्ट कार्य करने के लिए पदार्थ या तो हार्मोन्स या अन्य रसायन का उत्पादन और उत्सर्जन करती हैं, उन्हें ग्रंथियां कहा जाता है। ग्रंथियों के प्रकार अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिःस्रावी ग्रंथियां, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ओके। स्रावी। नेक्स्ट अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं ये हार्मोन्स का स्राव करती हैं और ये हार्मोन्स को सीधे रक्त में छोड़ती हैं, ये इनका कार्य है। और वे नलिकाहीन ग्रंथियां होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। वही स्रावी ग्रंथियां ये जो होती हैं ये वही, ओके, यहाँ पर ये एंजाइम का स्राव करती हैं। ये अपने एंजाइम को नलिकाओं के माध्यम से स्रावित करती हैं। इनमें नलिकाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा, ओके। ये नलिका विहीन होती हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और स्रावी में नलिकाएं होती हैं। नेक्स्ट प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मटर के आकार की यह ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। यह ऐसे हार्मोन्स उत्पन्न करती है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं, जिनमें वृद्धि हार्मोन्स प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन शामिल हैं। पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक क्षेत्र है जो कई शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिनमें हार्मोन स्राव, शरीर का तापमान, भूख व नींद, जागरण चक्र शामिल होता है। हाइपोथैलेमस हार्मोन्स के हार्मोन्स का जो स्रावन होता है उसको नियंत्रित करने में उत्तरदायी होता है, ओके। यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है। और पीयूष ग्रंथि इन हार्मोन्स को रक्त प्रभाव में छोड़ती है, पीयूष ग्रंथि, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टैटिक जीके में हमारा जो टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की क्लास में हम जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको करेंगे। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवास भारती जो प्रवासी दिवस है, ध्यान रखिएगा, ओके। और जो यहाँ 1 नहीं 10 जनवरी होगा, ओके। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ओके। यहाँ पर 10 कर लेना। और हिंदी को पहली बार जो 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोला गया था, जो विश्व है इसी तिथि को, ओके, इसी तिथि को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है, इसको ये मनाया जाता है।
पुण्यतिथि को। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। 12 जनवरी 1863 है, इसको स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, ये डेट याद रखेगा। इन्हीं की याद में युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। सेना दिवस मनाने का कारण फील्ड मार्शल जो थे, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को भारतीय सेना का पहला भारतीय कमांडर इन चीफ नियुक्त किए जाने की याद में भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेगा। 23 जनवरी को नेताजी का जन्म दिवस मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस। इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दिवस हैं। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रणय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय थे, इनकी जन्म दिवस, डेटा संरक्षण दिवस भी 28 यानी कि 28 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर ये इसको कट कर लीजिएगा, लाला लाजपत राय। 30 जनवरी को शहीद दिवस, महात्मा गांधी की शहादत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस, उन्मूलन दिवस के रूप में भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जैवरा दिवस। ओके, तो ये थे हमारे जनवरी के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक भूल होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल के लिंक इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, जहां पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी और अपना आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।